नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस कोर्स के अंदर ये सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है। पहले 3 क्लासेस में, अप्रॉक्सीमेटली 3 क्लासेस में मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंप्लीट कराई हैं और अब आपकी जिम्मेदारी है उसे अच्छे से जो है याद करना, ठीक है। एंड अगला टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसका ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास आप मान के चलिए करीब 1 घंटे की होने वाली है, जिसमें पहले पौने घंटे के आसपास आपकी क्लास होगी। आधे से पौने घंटे ये टॉपिक हम पैक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है हम 10-15 मिनट जो डाउट्स अगर होंगे तो डाउट्स लेंगे और उसके बाद एक क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है जी। चलो, ये कोर्स साहिल हर उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है जहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो, ठीक है। ये मतलब क्योंकि देखिए जनरल ही चीजें हैं सब जगह, तो पूरे तरीके आपका काम करेगा। दिल्ली पुलिस है या एसएससी के कोई भी एग्जाम में काम पूरे तरीके करेगा। ठीक है प्रणव, अपना डाउट मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा हूँ, कई बच्चे परेशान हो रहे हैं क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को लेके। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लासेस बिफोर शेड्यूल चले, यानी अगर मेरे को कोई कंटेंट आपका 25 तारीख तक पूरा कराना है तो मैं उसे कोशिश करता हूँ 15 से 20 तक करा के फिर कुछ दिन का ब्रेक देता हूँ। आपके मेरे दोनों के लिए एक तरीके से ब्रेक हो जाता है। उसके बाद मैं आपकी जो बचा हुआ कंटेंट है वो बाद में पूरा कराता हूँ। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, तो जो बीच का ब्रेक है दैट शुड नॉट बी अ ब्रेक फॉर यू। आपको उसमें बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे 8 घंटे में 30 दिन आपको जीके ही पढ़ाता रहूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, कि जैसे आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास है तो आज आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, कल आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं है तो हम कुछ और पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं कहानी और फोकस करिएगा क्लास में। 5वीं क्लास है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। कल का शेड्यूल हितेश आपको ऑलरेडी वहाँ प्लानर पे शो हो जाएगा। कल मेरी एक स्पेशल क्लास है बस, जो कि शाम 7 से 8 बजे तक है, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज अभी के लिए यही कोर्स है। एक और कोर्स मैंने लॉन्च करने के लिए दिया है, बट हो सकता है उसे लाइव होने में इस हफ्ते का एंड या फिर अगला हफ्ता लग जाए। जैसे वो लाइव होगा मैं आपको एक बार कंफर्म करूंगा, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं जी कहानी। रुकिए जरा, कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए प्लीज, मैं आपके लिए फाइल जो है अपलोड कर रहा हूँ। पिछली क्लास कौन कौन रिवाइज करके नहीं आया है, एक बार आप मुझे बताइए। कौन सा कोर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आर्ट एंड कल्चर की क्लास है उसमें फोकस करें। जल्दी जल्दी पढ़ लिए हैं क्या आराधना जी? मैं मान के चलूं जितने सवाल मैं उस फाइल से पूछूंगा आप बता पाएंगे, यस और नो में आंसर देना और कुछ नहीं। शायद मैंने बोला था यस और नो में आंसर देना और कुछ नहीं। शायद आपको लगता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काम करता है। आप लोग ही बताइए। देखिए, आपका सीबीएसई या यूपीएससी का पेपर नहीं है। यूपीएससी के मेंस में आप लिखते हैं तो इन केस यू डोंट नो अ लाइन यू डोंट राइट इट। सीबीएसई में भी सेम चलता है, सब्जेक्टिव टाइप में चलता है। यहाँ पर फैक्ट्स हैं, या तो +3 या माइनस में, तो ये काम मत कीजिए, थोड़ा सिंसियरिटी दिखाइए, ठीक है। तो टेस्ट में नहीं ले रहा हूँ इस विश्वास पे कि आप खुद पढ़ रहे हैं घर पे, नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं नहीं चाहता पता अगले साइकिल के फिर किसी कोर्स में हम लोग मिले। मैं ऐसा नहीं चाहता आप मुझसे मिले, आप भी ऐसा मत चाहिएगा कि आप मुझसे एज अ स्टूडेंट मिले सेम कोर्स को लगाने के लिए। इसलिए इसी बार अच्छे से पढ़ के पेपर को क्लियर कीजिए, ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत आपसे सवाल पूछा जाए, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बताइए। सिंपल सवाल ही वैसे पूछूंगा। कोणार्क मंदिर कौन से राज्य में है? सिंपल से सवाल से मैंने कहानी को शुरू करा है। थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूँ, उड़ीसा में, ठीक है। मैं एक दो और सवाल आपके लिए बना रहा हूँ, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दी आंसर्स, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोई ऑप्शन नहीं है, पिछली क्लास लगाइए तो इसका आंसर आपको पता होगा। नागर मंदिर, ठीक है जी। अब आप मुझे वो मंदिर का नाम बताइए जो जनरली हम मानते हैं कि कुछ फ्यूजन जैसा है। क्या कुछ फ्यूजन वर्ड मैंने आपको बताया होगा शायद, कुछ फ्यूजन करके। सर ठीक है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि
फमसाना क्या होता है, बस यस और नो। आपको पता है उसकी शेप जो है वो अलग होती है, किससे अलग होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। लैटिनास मैंने आपको पढ़ाए थे। रेखा प्रसाद शिखर शायद आपको याद होगा। अगर आपको ये सब याद करने में दिक्कत हो रही है तो रिवीजन की कमी है। बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और क्लास के बाद अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है जी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि वल्लभी टाइप की बिल्डिंगें क्या रेक्टेंगुलर होती हैं या नहीं होती हैं? वल्लभी टाइप की बिल्डिंग क्या रेक्टेंगुलर होती है, नहीं होती है? होती है। आराधना रिवीजन की नीड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ मंदिर बताए थे, देखें आपको पता है नहीं पता। लक्ष्मण मंदिर जो है ये कहाँ पे है, किस चीज का हिस्सा है लक्ष्मण मंदिर? एमपी में है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का हिस्सा है। और अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहे कि वो किसके द्वारा बनवाया गया है, सिंगल वर्ड का एक नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपने थोड़ा बहुत जज कर लिया होगा आपकी तैयारी कैसी है। अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे कैसे मंदिर में फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम मोर इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे कि वो कौन से मंदिर हैं जो पेपर आपसे जनरली पूछता है कि कहाँ पर है, या फिर उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपसे पूछता है गोमटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, दिस दैट, इस तरीके की चीजें जो है पूछी जाती हैं। मोनिका कह रही हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट साइट महाबलीपुरम उसमें मिसिंग है, ऐसा कुछ है। मैं एक बार क्लास के बाद चेक कर लूंगा। इज इट सो? ठीक है, वो टॉपिक बेटा आप अपने पास से प्लीज ऐड कर लेना ना, छोटा सा टॉपिक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर उसे ऐड करूंगा तो आप में से आधों को मिलेगा, आधों को नहीं मिलेगा। फैक्चुअल है, इंटरनेट पे आप लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आने वाले समय के लिए आपने सही करा बताया, मैं उसे ऐड कर लूंगा अगर ऐसा कुछ मिसिंग है तो, ठीक है। चलो खैर, अभी के लिए इधर फोकस करते हैं। ये वो पूरा पोर्शन है दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि एक मंदिर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये सब पोर्शन मैं आपको बता चुका हूँ, आज की फाइल में दोबारा ऐड करा है जिससे कि आपको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पिछली अगली क्लास, आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करिए, इतना काफी रहेगा। ये वो लक्ष्मण मंदिर है जो मैंने आपसे अभी पूछा था कि किसके द्वारा बनवाया गया है और कहाँ पर बनवाया गया। 954 भी काफी लोगों ने लिखा था। ये सब पोर्शन मैंने आपको पूरा करा दिया। मोधरा का ये जो सन मंदिर, सूर्य मंदिर है, काफी फेमस है। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था। यहाँ तक सारा पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया था। और उसके बाद कुछ मंदिर मैंने आपको अपने हाथ से लिखवाए थे। आज वो काम नहीं करेंगे। आज जो है थोड़ा सा और आसान बनाएंगे आपके लिए चीजों को। आज मैं सब कुछ टाइप करके लाया हूँ और आपको सिर्फ फोकस करना है। मैंने एक चीज अपना कॉल लेके करा है कि मैंने फोटोज ऐड नहीं करी हैं। उसका रीजन ये है कि पेपर वो सब नहीं पूछता, तो फैक्ट्स पे फोकस करने के लिए फोटोज को मैं नहीं ऐड करा हूँ, जिससे कि आप मेन क्रिस्प डेटा पे फोकस कर पाए, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं जी। मेरे साथ साथ आपको क्लास में फोकस करना है, टाइपिंग पे कम, फोकस पे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप पेपर में टिक कर पाए। जैसे कि सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में है और इसे देव पटन के नाम से जाना जाता है। DEO और DEV एक ही बात है, आप इसे देव बोलेंगे। और ये जो है शिव जी का एक मंदिर है। कोई बता सकता है कि क्या ये एक ज्योतिर्लिंग है, महाज्योतिर्लिंग है क्या ये देव पटन में है और ये शिव जी का मंदिर है। अब आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ये 12 महाज्योतिर्लिंग जो हैं इनके बारे में सोचते होंगे कि काश हम इसे पढ़ें, कभी हम इसे पढ़ेंगे, तो वो भी आज की क्लास में आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसी बात पे अर्ज किया है कि डाउट सेक्शन हो गया है ऑफ, बस इतना सही अर्ज किया है। शेयर वेयर पूरा करने का टाइम नहीं है। जो डाउट्स आए हैं वो पूरी कोशिश करी जाएगी कि लिए जाए। आपको पता है सोमनाथ मंदिर जो है डिस्ट्रॉय करा गया था। कोई बता सकता है किसके द्वारा? भीम प्रथम उस समय वहां के शासक थे। मैं हिस्ट्री के कोर्स में कवर करा चुका हूँ ये चीज। मोहम्मद घोरी जो आंसर दे रहे हैं अनेक, वो आंसर गलत है बेटा, क्योंकि मोहम्मद घोरी ने कोशिश करी थी बट उस समय भीम द्वितीय वहां के शासक थे और वो ऐसा नहीं कर पाए थे। महमूद गजनवी ने 1025-26 का जो समय है तब सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय करा था, शायद आपको याद होगा बेटा। ये मोहम्मद घोरी गलत आंसर है। कई बार उसके बाद भी इसे जो है लूटा गया और फाइनली हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1950s की शुरुआत में ही जो है मतलब आज़ादी के ठीक बाद कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे दोबारा बनवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, नाम में काशी है तो आपको पता होगा काशी ही वाराणसी का दूसरा नाम है।
तो अगर आपसे कोई काशी का मंदिर कहाँ पर है तो कहाँ पर है जी, काशी में है। काशी क्या है, वाराणसी। किसके किनारे है वाराणसी, ये गंगा नदी के किनारे है, ये पता होना चाहिए वैसे आपको, ठीक है। और ये माना जाता है कि 1190s में जब कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे गुलाम थे मोहम्मद घुरी के, तब भारत में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करा गया था, जिसमें से एक है काशी विश्वनाथ का मंदिर। और ये ज्ञानवपी मॉस्क जो है, आपने सुना होगा, काफी समय से जो है न्यूज में भी रहता है, तो वो भी इसी मंदिर से जुड़ी है। इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पेपर पूछ सकता है। और ये मस्जिद जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी जब वो पावर में आए थे, उसके करीब करीब 10 साल के बाद। आपको पता होगा 1658 1659 ये वाला जो समय है, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, और एंड में दारा शिकोह की हत्या करके औरंगजेब मुगल एम्परर बने थे, और उसके करीब 10 साल के बाद ये मस्जिद जो है बनवाई गई थी, ठीक है। नीरज देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, यहाँ पर मैं इमोशंस ना आपके ना अपने किसी के नहीं सहूंगा। यहाँ पर आइए, पढ़िए, पेपर दीजिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद ऑफिस में जाकर चाय मट्ठी के साथ आराम से सब बातें करिए, ठीक है। ये जो डिस्कशन आप और मैं आपस में कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है इस क्लास के लिए। सिर्फ पढ़िए, पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, इतना ही है। आप बात को समझिए, क्योंकि ये नेवर एंडिंग टॉक्स है। क्या हम नेवर एंडिंग टॉक्स यहाँ करने बैठे नहीं है ना बेटा। आपने पैसा दिया है, आपने समय दिया है, सपना दिया है, मैंने एफर्ट दी है, तो क्यों ना उसे सही डायरेक्शन में लगाया जाए। चलो, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, गंगा नदी के किनारे ये पूरा शहर है, तो आप इसे भी मान सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा माना जाता है कि इसे डिस्ट्रॉय करा गया था। ज्ञानवपी जो मस्जिद है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, ये इसी मंदिर से एसोसिएटेड है। आपने शायद नोटिस करा हो तो मैंने बड़ी बढ़िया लाइन लिखी है, इज रिलेटेड टू। क्यों ऐसा लिखा है? बिकॉज जब भी किसी चीज पे कैसा भी कुछ भी केस चलता है, तो जब तक माननीय कोर्ट कुछ कहते नहीं, तब तक हम कुछ कहते नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये आपको भी मैं सिखा रहा हूँ कि जो फैक्ट्स हैं उन्हें हम सिंपल तरीके पेश कर सकते हैं, बिना चटपटी बातें करें। और क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो मस्जिद जो है बाद में अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनवाया गया था 1780 में, और ये दोनों आसपास ही है, ठीक है। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है, तो क्यों ना 12 ज्योतिर्लिंग्स पहले पढ़ लिए जाए, क्यों ना इसे पहले पढ़ लिया जाए, है ना। चलो, 12 ज्योतिर्लिंग्स। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग्स नहीं है, ये है महा ज्योतिर्लिंग्स। ऐसा कह सकते हैं नीरज, या इनफैक्ट ऐसा कहें तो बेटर होगा कि पूरे तरीके ही दोबारा दोबारा बनवाया गया था, क्योंकि पूरे तरीके तबाह हो गया था, बट जगह वही है, तो आप रिनोवेशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, माना जाता है कि जो शिव जी हैं, शिव देवता हैं, शिव गॉड हैं, शिव डीटी हैं, उनसे जुड़े कुछ मंदिर हैं जो कि बहुत पावरफुल मंदिर माने जाते हैं। उन्हें महाज्योतिर्लिंग्स या फिर ज्योतिर्लिंग्स कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, जनरली 64 माने जाते हैं, जिनमें से 12 ऐसे हैं जिन्हें महाज्योतिर्लिंग्स कहा जाता है। महा शब्द इसलिए लगाया जाता है बिकॉज उनकी एनर्जी काफी ज्यादा मानी जाती है, और वो बहुत सारे लोगों के द्वारा मान्यता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। आप 10 जगह से 12 महाज्योतिर्लिंग्स पढ़िए, आपको 10 की 10 जगह पे हो सकता है एक दो नाम ऊपर नीचे दिखे। उसका रीजन ये है कि देखिए, कुछ ज्योतिर्लिंग्स हाफ ज्योतिर्लिंग्स माने जाते हैं, यानी वो दूसरे मंदिरों के साथ कंबाइन होके एक सिंगल ज्योतिर्लिंग बनता है। बट हम उस तरफ धर्म संबंधी बातों में ना जाके 12 ज्योतिर्लिंग्स पढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा। शक्तिपीठ अलग हैं, आपने जो 51 शक्तिपीठ सुने होंगे, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। अभी के लिए हम इसे पढ़ेंगे। शक्तिलिंग जो शक्तिपीठ है वो आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए, शिवलिंग आपने सुना होगा, है ना। यहाँ से आप सीधा सीधा पेपर में, ये कोई जुगाड़ ट्रिक नहीं है, ये फैक्ट है, ऐसे ही है। ज्योति मतलब एक तरीके की एनर्जी, वैसे ज्योति का मतलब लाइट होता है, रोशनी होता है, बट ज्योतिर्लिंग्स मतलब एक ऐसा शिव जी का रूप जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये मैं काफी लेम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज में। एक्चुअली इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना आई थिंक काफी रहेगा। तो पेपर में आपको लिंग वर्ड पे फोकस करना है। आपको पता है शिवलिंग जो है वो शिव देवता से जुड़ा है, और इसलिए इसे शिव देवता से एसोसिएट करा जाता है। शुरू करते हैं जी कहानी। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर। क्या मैं हर टेम्पल की जगह ज्योतिर्लिंग लिख दूं? बिकॉज ज्योतिर्लिंग इज बेसिकली अ श्राइन और अ टेम्पल रिलेटेड टू लॉर्ड शिव। तो मैं सोमनाथ टेम्पल लिखूं या फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। अब
ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र वाले इलाके में है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इतना आई थिंक काफी है। बाकी सोमनाथ से जुड़ी बातें हम हिस्ट्री के कोर्स में इस क्लास में कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, क्या मैं यहाँ पे सिंपली टेम्पल वर्ड लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। देखिए आपको समझना होगा, पेपर फैक्ट्स पूछता है, आप ये कितना भी पढ़ते रहे, दिस टेम्पल लुक्स लाइक अ ग्रेट फोर्ट, कोई नहीं पूछने वाला। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑफ एनी यूज। पेपर से जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं या मैटर है वो सिर्फ ये है कि आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी से एसोसिएटेड है। ठीक है। अब पॉलिटी की क्लास हर अभी स्टार्ट नहीं होगी, अभी मेरा कोई पॉलिटी का कोर्स लाइव नहीं है, आप रिकॉर्डेड लगाइए बेटा। दो पढ़ाए हैं, सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र वाले इलाके में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्री सैलम वाले इलाके में। तीसरा है महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। फैक्ट्स पूछने हैं पेपर ने, तो फैक्ट्स पे ही हम जो है फोकस करेंगे। ठीक है जी। रुद्र सागर जो लेक है उससे एसोसिएटेड है, उसके पास है और उज्जैन के अंदर है। और ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपके लिए ऐड करे गए हैं। दक्षिण मुखी यानी या दक्षिण मूर्ति, जैसे भी आप कहना चाहें, क्योंकि इनका फेस साउथ की तरफ है, साउथ ऑफ इंडिया कह सकते हैं, इसलिए इसे दक्षिण मूर्ति या फिर दक्षिण मुखी भी कहा जाता है। 3 पढ़ाए गए हैं, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश श्री सैलम में है, सोमनाथ मंदिर या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात के सौराष्ट्र वाले इलाके में है। ओमकारेश्वर, थोड़ा सा नाम कंफ्यूज कर सकते हैं, महाकालेश्वर अलग है, ओमकारेश्वर अलग है। अब आप में से कई सारे होंगे जो कहेंगे अरे सर एक सिंगल मुझे टेबल बना के दे दो। मैं टेबल बना के देता हूँ, अपनी कॉपी पेन लो, उस पर टेबल बनाओ और 12 के 12 नाम नोट कर लो, सामने लोकेशन लिख लेना। ठीक है, थोड़ा एफर्ट खुद भी करेंगे, अच्छा रहेगा। ओमकारेश्वर जो है, ओमकारेश्वर मंदिर जो है, ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, शिवपुरी नाम की जगह। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक छोटा टापू है जो कि ओम जैसा दिखता है, ये छोटा सा फैक्ट है बस। अगेन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये है इसकी लोकेशन कहाँ पर है। केदारनाथ सिंपल है याद करना, केदारनाथ जो है वो कहाँ पर है जी, कोई बता सकता है? उत्तराखंड में है, केदारनाथ नाम की ही जगह पे है, और ये जो है मंदाकिनी नदी से जुड़ा है, और घड़वाल पहाड़ियाँ पड़ती हैं उत्तराखंड में, वहां पर है। ठीक है जी। अब आपको एक छोटा सा फैक्ट और बताना चाहता हूँ कि 4 धाम कौन से हैं? 4 धाम ऑफ उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आप नोट कर लेना जब नोट्स बनाएंगे। अमरनाथ यहाँ पर भी नहीं है, किसने अमरनाथ वर्ड लिखा था? गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चारों के चारों जो हैं देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में, और इसलिए इन्हें छोटे धाम भी कहा जाता है। छोटे वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? छोटे वर्ड का मतलब सिंपल एक फैक्ट है कि इनके बीच की जो दूरी है वो, और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है कम मान्यता वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस छोटे वर्ड का मतलब है कि एक ही जगह पे देखने को मिलते हैं। और जो 4 धाम वैसे हैं, 4 धाम इंडिया, समझ ना, ये इंडिया के 4 धाम हो गए। ये कौन से हैं? बद्रीनाथ। अब लोकेशन आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, पिछले पेज पे बताई है उत्तराखंड। ठीक जी। द्वारका, द्वारकाधीश भी कह सकते हैं, बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। गुजरात। तीसरे नंबर पे जगन्नाथ पुरी उड़ीसा, और चौथे नंबर पे रामेश्वरम। तमिल। ठीक है जी, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको? ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। और ये सारे जो हैं अलग अलग युगों से एसोसिएटेड हैं। आपको पता होगा कितने युग हैं, ऐसा हिंदू धर्म मानता है कि अलग अलग युगों में चीज़ें जो हैं चलती हैं।
और सतयुग जो है वो बद्रीनाथ से एसोसिएटेड है। और इसके बाद त्रेता युग ये हो गया, और कलयुग, कलयुग और कौन सा बचा, द्वापर युग। अभी क्या चल रहा है कोई बता सकता है इस समय कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है, तो डायलॉग बाजी भी सुनी होगी, घोर कलयुग है दिस दैट। ठीक है जी, 4 धाम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उत्तराखंड के भी और इंडिया के भी। अब आते हैं वापस हम ज्योतिर्लिंग्स पे। क्या डायरेक्टली कोई कनेक्शन है 4 धाम का और ज्योतिर्लिंग्स का? आंसर इज नो। मैटर ऑफ फैक्ट है कि कुछ उसमें दोनों जगह कवर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में लिख दी तो ये भी ज्योतिर्लिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। भीम शंकर मंदिर, ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, पुणे में। पुणे सुना होगा, हम पुणे बोलते हैं, वैसे पुणे होता है वो। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कई जगह बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये आका मैं अपनी डिटेल में लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज विश्वेश्वरा ज्योतिर्लिंग या मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सब एक ही है। मैंने इसे सिंगल पेज पे लिख दिया है, आपको शायद याद होगा, कहानी इससे ही हमने शुरू करी थी, काशी विश्वनाथ मंदिर से। और यही जब काशी विश्वनाथ मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं, यही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करा गया जिससे कि आपको, मान लेते हैं आप इंटरनेट पे पढ़े और आपको ये नाम दिख जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 8वें नंबर पे त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से कोई आप में से बता सकता है कौन सी नदी का ओरिजिन होता है? मैंने स्क्रीन हटा दी है। गोदावरी, तुंगभद्र, नर्मदा। रिवीजन कर लो बेटा, रिवीजन कर लो। पढ़ाया गया है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है, अच्छा जनरली क्या होता है ना, जहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है वहां पर एक मंदिर होता है, जनरली स्पीकिंग। जैसे तल कावेरी, ये कावेरी नदी का जहाँ से ओरिजिन है, ऐसे ही आप यमुनोत्री, गंगोत्री ये सब देखेंगे। इसका रीजन सिंपल है कि हमारी मान्यता जुड़ी है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन मिल रहा है, इस वजह से उसे हम एसोसिएट करते हैं भगवान से। तो गोदावरी नदी का ओरिजिन जो है वो त्र्यंबकेश्वर वाले इलाके से होता है, ये आपको बस ध्यान रखना है, और ये इम्पोर्टेंट है। ओनली ज्योतिर्लिंग विथ 3 फेसेस, हम सब जानते हैं कि दुनिया 3 भगवानों के द्वारा जो है चलाई जाती है। अच्छा ये छोटा सा फैक्ट आप देखेंगे, ओल्डेस्ट सिटी, इसे आप इग्नोर कर दीजिए, मुद्दे की बात जो है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं, बिकॉज रीजन भी क्या है ना, देखिए जो हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत पुराना है, और उससे एसोसिएटेड जो जगहें हैं वो भी हम मानते हैं बहुत पुरानी है, उस वजह से बस लिखा गया है। देखिए 3 देवता हैं, त्रिदेव जिन्हें आप कहते हैं, माना जाता है जो जीवन देते हैं, जीवन चलाते हैं और जीवन लेते हैं। ब्रह्मा जी जीवन देते हैं, विष्णु जी जीवन चलाते हैं, और महेश, जिन्हें महेश्वर, जिन्हें शिव जी के नाम से जाना जाता है, ये जीवन लेते हैं। ये आई होप आपको पता होगा, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। तो त्रिदेव जो हैं ये कौन से ज्योतिर्लिंग से एसोसिएटेड है? त्र्यंबकेश्वर से एसोसिएटेड है। बैद्यनाथ झारखंड, देवगढ़ झारखंड, फैक्ट याद रखने हैं बस। नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। द्वारका और ये गुजरात वाला इलाका हो गया, बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना, पेपर यहाँ से पूछता है। और इससे एसोसिएटेड 3 और इलाके हैं जो यहाँ पर आप लिखे हुए देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी के लिए द्वारका पढ़िए और आगे पढ़िए। रामेश्वरम बताने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम जो है ये एसोसिएटेड है आपका 4 धाम से, जो मेन 4 धाम है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं 4 धाम मतलब देश के 4 कोने, वो देश के 4 कोने वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। देश के 4 कोने उत्तराखंड से शुरू नहीं होते हैं और ना ही उड़ीसा पे खत्म होते हैं। अपना देश
हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत से और ऊपर वाले की कृपा से इससे बहुत बड़ा है, तो देश के चार कोने बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, 2 पॉइंट मैं कह सकता हूँ, नीचे रामेश्वरम ऑलमोस्ट बॉटम पे है, सदर्न मोस्ट ऑलमोस्ट है, पूरा नहीं है, और साथ में गुजरात वाला हिस्सा भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न पोर्शन में है, बट बाकी 2 बिल्कुल भी नहीं है। रामेश्वरम तमिलनाडु 4 धाम में से एक है। कृष्णेश्वर ये महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये एल्लोरा अजंता वाला जो इलाका है औरंगाबाद वाला, उसके काफ़ी ज़्यादा पास है। क्या आप इन नामों को याद कर पाएंगे? मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि आपको भी याद नहीं हुए, बट एक एफर्ट लगाया गया है जिससे कि घर पे जब आप इन्हें पढ़े तो आपको याद हो जाए। तो ये मत मान के चलिए कि क्लास में ही सब कुछ तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अभी पढ़ाया जा रहा है और एफर्ट आपको घर पे मारना पड़ेगा। यस हितेश, अगर पॉसिबल हो तो याद कर लीजिए, नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, बट क्योंकि देखिए जब आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा याद कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आधे 1 मिनट का ब्रेक है, क्लास में लाइव ही हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। थोड़ा थ्योरी में ज़्यादा ही एफर्ट लगता है, आप भी दिमाग को थोड़ा शांत करिए, फिर बाकी मंदिर पढ़ाते हैं। दस परसेंट है, याद हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी घर पे थोड़ा जो है एफर्ट लगाना होगा। नेम एंड प्लेस या सराहना मेनली। चलो छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका, शॉर्ट में आंसर देना, एक एक अल्फाबेट भी चलेगा, वो भी ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, बट बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, पता था या नहीं पता था। मुझे बताइए वो कौन सा चार धाम है जो छोटे चार धाम में भी और मेन चार धाम में भी आता है? बद्रीनाथ, ठीक है जी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि बैद्यनाथ मंदिर, या बैद्यनाथ बोल रहा हूँ, बद्रीनाथ नहीं बोल रहा हूँ, बैद्यनाथ अलग है, बद्रीनाथ अलग है, कहाँ पर है? देवघर, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए जो चार हमारे चार धाम हैं उसमें से वेस्टर्न मोस्ट चार धाम, वेस्टर्न मोस्ट धाम कौन सा है? नहीं, टेस्ला मेरी डेली क्लास नहीं होती है फिलहाल। वेस्टर्न मोस्ट द्वारका, ठीक है जी। वो कौन सा मंदिर है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पे जो है उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया गया था, रिनोवेशन कराया गया था, रीबिल्ड कराया गया था उसे? सोमनाथ मंदिर। और वो कौन सा मंदिर है जो माना जाता है महमूद गजनवी के द्वारा 1025-26 में लूटा गया था और वहां से बहुत सारा सोना वो लेके गए थे? सेम आंसर, सोमनाथ मंदिर, ठीक है जी। चीटिंग करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन से स्टेट में है सोमनाथ मंदिर। चीटिंग कर सकते हैं, पूरे तरीके अलाउड है, इससे आपको याद हो जाएगा। गुजरात। मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, श्री सैलम आंध्र प्रदेश, ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर एमपी उज्जैन। ओमकारेश्वर, शिवपुरी और मध्य प्रदेश। केदारनाथ सिंपल है, उत्तराखंड, केदारनाथ नाम की जगह है उत्तराखंड। चार धाम मैंने आपको बता दिए। भीम शंकर, पुणे महाराष्ट्र। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर, वाराणसी आंसर है क्योंकि यूपी में है। कौन सी नदी के किनारे है वाराणसी? गंगा नदी के किनारे है। त्रिंबकेश्वर से एक नदी का ओरिजिन होता है, उस नदी का नाम बताइए प्लीज। गोदावरी। त्रिंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपको आंसर देना है। नासिक में है, मेरे कहने से नासिक ध्यान रखिएगा, सिर्फ महाराष्ट्र से शायद काम ना बने, नासिक ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो त्रिदेव से एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। बैद्यनाथ आप बता चुके हैं, नागेश्वर, द्वारका, रामेश्वरम, तमिलनाडु, ठीक है। ऑनेस्टली अपने आप को बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं और घर पे अकॉर्डिंगली एफर्ट को आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लास खत्म नहीं होती, बिकॉज अभी हमने जो है सिर्फ 12 नाम पढ़े हैं, अभी कहानी बची है। करीब 10-15 मंदिर में आपको और पढ़ाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई लिमिट नहीं है मंदिरों की, जो कि एक अच्छी बात है धर्म पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा भी आपको लगे जी और मुझे पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं वो पढ़ाऊंगा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, महाबोधि मंदिर, बिहार। बुद्ध मंदिर है, गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है, बोध गया नाम की जगह है और बिहार में है, ठीक है।
कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक इस वजह से क्योंकि ये देखने में इसका जो पत्थर है वो काले रंग का है, इस वजह से इसे इस नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया है, जो कि गंगा वंश के एक शासक थे, और ये 13वीं सदी में जो है बनवाया गया था। ये आप पढ़ चुके हैं, बट मैंने पिछली बार हाथ से लिखा था, इस बार मैं आपके लिए टाइप करके लाया हूँ जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी रहे, तो सोचा एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। कलिंग, क्योंकि उड़ीसा का ही एक शब्द है, कलिंग नाम की जगह है। कलिंग वॉर अशोक का आपने सुना होगा, किड्स कलिंगा नाम की कॉलेज यूनिवर्सिटी सुनी होगी, तो कलिंग शब्द आप इजिली एसोसिएट कर सकते हैं उड़ीसा से। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर ब्लैक पैगोडा ये है तो व्हाइट पैगोडा कौन है? एनीवन? कोणार्क तो ब्लैक है, जगन्नाथपुरी, जी हाँ। अगला फैक्ट मैंने खुद ही आपके लिए वही ऐड करा है, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। व्हाइट क्यों? क्योंकि देखने में मतलब व्हाइटिश तरफ है थोड़ा, ऐसा नहीं है प्योर व्हाइट जैसा नहीं है, आप सोचे ताजमहल जैसा व्हाइट ऐसा नहीं है, बट हाँ व्हाइट की तरफ है, ठीक है। और ये पुरी में है। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर 3 अलग अलग देवता हैं, आपके सामने लिखे हैं वो। ये मैं पिछली बार आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मुझे बताइए कौन से देवता, कौन से राजा के द्वारा बनवाया गया था जगन्नाथ मंदिर? चीटिंग आप कर सकते हैं। पैगोडा का मंदिर हो, पैगोडा का मतलब होता है मंदिर, बस, ठीक है। ये पैगोडा जो आप शब्द देख रहे हैं, ये वैसे आपका बुद्ध की तरफ, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हो गया। आपने शायद ऐसे मंदिर देखे होंगे, पता नहीं वैसे देखे नहीं देखे, कुछ इस टाइप से शायद। ड्राइंग कुछ खास अच्छी तो नहीं है, बट फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता आप समझ पाए। इस तरीके के मंदिर होते हैं, कुछ कुछ ऐसी ही उसकी शेप होती है। ये पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपने चाइनीज जापानीज कुछ मूवीज वगैरह देखी हैं तो आपने देखा होगा, वो कौन है, वुल्वरीन, अगर आप वो सब देखते हैं तो उसमें भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, ठीक है। वैसे पैगोडा का सिंपल भाषा में हो गया मतलब टेम्पल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आगे चलते हैं जी। माता वैष्णो देवी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, और ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। सीधी सटीक बातें करी गई हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह है कटरा। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे, मैं भी यहाँ गया हूँ, लेकिन बहुत समय पहले गया हूँ, जब मैं 5-7 साल का था तभी शायद गया हूँ। और बहुत 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 फेमस मंदिर है ये। नहीं भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वैसे कहते हैं ना, माता जब बुलाएंगी तब जाएंगे, तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही एक्सक्यूज बस अपने आप को देता हूँ कि माता रानी जब बुलाएंगी तब मैं जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है, कटरा नाम की जगह है, जहाँ से आप ऊपर चढ़ाई करते हैं, ऑलमोस्ट उसे एक ट्रैक आप कह सकते हैं। और ये त्रिकुटा नाम की पहाड़ियाँ है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ यात्रा बहुत फेमस है, बहुत लोग यहाँ भी जाते हैं। ये भी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग नाम की जगह पे है, ये जिला है। और आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि ये अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में, देखिए अमरनाथ अलग है, बद्रीनाथ अलग है, केदारनाथ अलग है, मिक्सअप नहीं करना है। बद्रीनाथ और केदारनाथ ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और अमरनाथ जी जो है, ये अमरनाथ मंदिर जो है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, अनंतनाग जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। थोड़े और नाम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, साउथ इंडिया वाले नाम, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। वैसे ये नाम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अपने हिस्ट्री के कोर्स के एंशिएंट के शायद आखिरी सेशन या ऑलमोस्ट आखिरी सेशन में मैं जनरली पढ़ाता हूँ। बट फिर से मैं चाहूँगा आप एक बार इससे रीडिंग निकालें, रीड करिए। बिल्कुल सही। बहुत सारे और देशों में है नीरज, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में है, बट जनरली हम वो पढ़ते हैं जो आ, मतलब पेपर पूछता है, सच बोलूं तो यही है। पढ़ा आपने?
पढ़ लिया जी। मुझे बताइए आप अभी आपने कौन सा मंदिर पढ़ा है? अगली बार टाइटल भी पढ़ना, ठीक है? सजेशन है, क्योंकि अगर आपने नीचे की सारी कहानी पढ़ ली, पेपर आपको ऊपर वाला देगा, वो कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है? आप में से कई सारे लोगों को थोड़ा रियलिटी चेक हो गया, नेक्स्ट टाइम रीड द टाइटल प्रॉपर्ली सो दैट यू कैन रिलेट, ठीक है? हाँ। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जो थंजावुर वाला इलाका है वहां देखने को मिलता है, और राजा राज चोल के द्वारा या चोल के द्वारा प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। ग्रेट लिविंग चोलास का हिस्सा है। स्वाति ने जैसा लिखा बिल्कुल सही लिखा है। ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये कावेरी नदी के किनारे है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता है। नहीं, बाहुबली मंदिर अलग है निर्मल्य। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और जो बाहुबली मंदिर है वो एसोसिएटेड है गोमटेश्वर जी से, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। गोमटेश्वर मंदिर कर्नाटक के अंदर है, और ये वही इलाका है जहां पर आपको शायद पता होगा कि जैन धर्म जब दो हिस्सों में टूटा था, तो एक जो ग्रुप था वो चले गए थे कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवण बेगोला वाले इलाके में, और दूसरा ग्रुप जो है वो बिहार के मगध वाले हिस्से में रुक गया था। ये श्रेय आपने सही लिखा है। और ये गोमटेश्वर मंदिर जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है किसकी, गोमटेश्वर महाराज की, और ये 57 फीट हाई है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पीस मूर्तियों में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये काफी सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? ये मोनोलिथ है। मोनो मीन्स वन, लिथ मीन्स पत्थर। एक सिंगल पीस से बनाई हुई ये मूर्ति है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? गोमटेश्वर जी की सबसे बड़ी मूर्ति गोमटेश्वर मंदिर कर्नाटक में है, और उस मंदिर को बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी? हाँ स्वाति, कैलाश मंदिर एक्चुअली इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये मंदिर जीत गए, वो मंदिर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मंदिर इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये भी बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर है, आप ऐसा मान सकते हैं। कलाकारी तो देखिए सभी जगह लगी है। खैर आगे चलते हैं। राजगोपाला स्वामी मंदिर तमिलनाडु, दक्षिण द्वारका के नाम से जाना जाता है। दक्षिण मीन साउथ, यानी द्वारका ऑफ द साउथ, ठीक है? और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंक है, बस ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये लॉर्ड विष्णु जी से एसोसिएटेड है। चलें आगे। कोई बता सकता है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? शिवम, ऐसा 24 के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज अभी नहीं मैंने बनाए हैं। अभी के लिए आप इस कोर्स से शुरू कर सकते हैं, बाकी प्रतियोगिता मंत्रा पे जाके आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। 24 तीर्थंकर है, जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है, ठीक है। और दूसरे कौन है? 23rd कौन से? RPM करके हमने याद करा था। महावीर स्वामी तो आखिरी है ना, जिन्हें हम जैन के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। खैर अगले नाम की तरफ चलते हैं। रेडी हैं आप? देखिए, अभी तक हमने जो है तमिलनाडु के मंदिर थोड़े बहुत देखे हैं, और अब हम एक आध केरला का मंदिर देख रहे हैं। केरला में बहुत सारे मंदिर हैं, बट हम एक आध स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। आपने चेर सुना होगा, चेर चोल पांड्य, ये हमने कवर करे हैं ऑफिशियल ये हिस्ट्री के कोर्स में। तो बस चेर शासकों से एसोसिएटेड है, आप ऐसा कह सकते हैं। किस किस को इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं आपके लिए इसे पहले लिख देता हूँ। पद्मना, पद्मना, पद्मनाभ कहें और स्वामी कहें, ठीक है जी? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है? किससे एसोसिएटेड है? विष्णु जी से एसोसिएटेड है। और अनंत, ये अगर आप थोड़ा विष्णु जी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है इनका एक पोस्चर है, रिक्लाइनिंग पोस्चर, जिसमें एक तरफ ये झुक के रहते हैं। शेष नाग आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट लेटे हुए रहते हैं, और उसे
मतलब यहाँ पर आपको जो है उनका वो वाली मूर्ति देखने को मिलती है। युवराज, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस फैक्ट। आपको पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में है, विष्णु जी से एसोसिएटेड है बस। बाकी जो एसेट्स हैं मंदिर के वो आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट होंगे इस मंदिर के, बट अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस, तो हम उस बात पे इतना ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका मंदिर ठीक है, और जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, 4 धामों में से एक है। माना जाता है महमूद बेगड़ा के द्वारा इसे नष्ट कराया गया था। और आप पूछेंगे कौन है, तो मैंने ऐड कर दिया है, ये जो है इन्हें महमूद शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। और साथ में जो है ये गुजरात सल्तनत के एक सुल्तान थे। ठीक है, रीड करिए फटाफट। और ये किंग ऑफ द्वारका किसे कहा जाता है, किंग ऑफ द्वारका लॉर्ड कृष्ण जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये मॉक में भी था, ठीक है, तो मे भी हो सकता है ये जो आपने मंदिर वाला वन ऑफ द रिचेस्ट वाली बात कही है, तो ऐसा कुछ आया हो कुछ समय पहले न्यूज में जो मैंने फॉलो ना करा हो, मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर दे सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। यस निर्मल्य, हर जगह अलग अलग चलता था, लेकिन मेन दिल्ली सल्तनत चला था। मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल 3 से 4 बार पूछा गया, याद रखेंगे। मीनाक्षी देवी जो है ये पार्वती माता का रूप माना जाता है इन्हें। और सुंदरेश्वर, ये 2018 सीजीएल का सवाल है कि लॉर्ड शिव ने कौन सा रूप लिया था एज पर दिस स्टोरी या एज पर दिस लेजेंड, जैसा भी आप कहें, पार्वती माता से शादी करने के लिए। और ऑप्शन में था पशुपति, नटराज, सुंदरेश्वर और एक और कोई नाम था। तो आप सोचेंगे नटराज भी वही है, पशुपति भी वही है, सुंदरेश्वर भी वही है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 था जो कि सुंदरेश्वर था। ठीक है, तो शिवजी ने सुंदरेश्वर का रूप लिया था। मीनाक्षी जी जो कि पार्वती माता का रूप माना जाता है, इनसे विवाह करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट मुझे बड़े फालतू लगते हैं, बट जब मैं हवा महल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पढ़ा ही देता हूँ, क्या पता काम आ जाए। ठीक है, गोपुरम क्या है मैं नहीं बताऊंगा, पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है जी। मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी देवी मंदिर जो है, ध्यान रखेंगे ये मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर भगवान की शादी से एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं। नटराज मंदिर बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए, नटराज कौन से देवता को कहा जाता है, फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ, अभी हमने डिस्कस करा है। नहीं, गोपुरम नहीं बताऊंगा, हितेश बेटा पिछली क्लास देखना एक बार। लॉर्ड शिव को का ही जो डांसिंग अवतार या पोज है उसे नटराज कहा जाता है। चिदम्बरम नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहां पर आपको मंदिर देखने को मिलता है। और 108 जो करण है नाट्य शास्त्र के, आपने शायद सुना होगा भरतनाट्यम जो है, इसका जो ओरिजिन है वो भरत मुनि के द्वारा माना जाता है, इनके द्वारा जो है ये दुनिया को दिया गया है काइंड ऑफ। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको 108 करण जो है वो नाट्य शास्त्र के, वो आपको देखने को मिलते हैं। और यही ये जो मंदिर है ये भरतनाट्यम से भी एसोसिएटेड है। ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर आप इसे पार्ट्स मान सकते हैं। देखिए, नाट्य शास्त्र जो है उसके छोटे छोटे हिस्से होंगे ना, जैसे किताब के अलग अलग पन्ने होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उस तरीके आप 108 हिस्से मान सकते हैं। विरूपाक्ष मंदिर ये जुड़ा है विजयनगर एम्पायर से, हम्पी में है, हम्पी कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलता है। और विजयनगर एम्पायर में एक शासक थे देवराय द्वितीय, ये कह सकते हैं, मैं नॉट एग्जैक्टली अ स्टेप बट हाँ एसोसिएट कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है जी। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये देवराय द्वितीय से एसोसिएटेड है, विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड है, हम्पी में है और हम्पी कर्नाटक में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी जो है वो आपने सुना होगा, मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उससे भी एसोसिएटेड है। गोमटेश्वर मंदिर बता चुका हूँ, रिपीट करा रहा हूँ।
मोनोलिथ, टॉलेस्ट मोनोलिथ गोमटेश्वर जी का यहाँ पर है, बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है। चीफ टेन का कोई मतलब बता सकता है भाई? वोकैबुलरी वालों आ जाओ मैदान में। इनके चीफ टेन, चीफ कोई तो बोलो, मिनिस्टर कह सकते हैं, और कोई सरपंच कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं। बिल्कुल मिनिस्टर वर्ड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सही रहेगा। सरदार ये भी ठीक है, बिल्कुल। मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। रंगनाथ स्वामी मंदिर, नमस्ते शरद, तमिलनाडु के अंदर है। ये एक अजीबो गरीब सा फैक्ट मैंने आपके लिए ऐड करा है, मैं चाहूंगा कि आप इसे याद कर ले। अभी राकेश ऐसा मैंने प्लान नहीं करा है, अभी के लिए आप पिछले कोर्स की प्रैक्टिस थ्योरी लगा लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। विच टेम्पल इज कंसिडर्ड टू हैव द बिगेस्ट और लार्जेस्ट गोपुरम इन एशिया? आपको आंसर देना है रंगनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है जी। ये फैक्ट जो है, देखिए ये फैक्ट्स बहुत सॉलिड फैक्ट्स मैं कभी नहीं मानता, बिकॉज आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। टेम्पल में हम लार्जेस्ट कैसे किसी को मान लें, है ना? इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो इसलिए मैंने खुद ने यहाँ पर वन ऑफ वर्ड ऐड करा है, ठीक है। दो चार नाम नॉर्थ वाले पढ़ते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। आई थिंक मैंने ऑलरेडी फाइल में ऐड करा है, चेक करना चाहिए क्या। केदारनाथ, केदारनाथ आपको यहाँ मिलेगा, बाकी तीन नाम मैंने आपके लिए अलग से ऐड करे हैं, ठीक है। तो चारों हैं इसमें, ये आप ध्यान रखना। बद्रीनाथ जो है गढ़वाल वाले इलाके में है, ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरे तरीके, और बद्रीनाथ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर आप कभी गए हैं तो आपको पता होगा, मेरे जानने वाले बहुत सारे गए हैं, मैं नहीं गया, बट मतलब अपने आप में एक लाइफ का अलग एक्सपीरियंस होता है बद्रीनाथ जाके वापस आना। अलकनंदा नदी के किनारे है, और विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं इन्हें। बद्री नारायण के नाम से जो है, जो वहाँ देवता है उन्हें पूजा जाता है। पेपर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि विष्णु देव जो हैं उनकी पूजा यहाँ पर करी जाती है। गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी निकलती है। हम सब जानते हैं गंगा नदी जो है ये भागीरथी रिवर के रूप में इसका ओरिजिन होता है। इधर से आती है भागीरथी और इधर से आती है अलकनंदा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अलकनंदा से यहाँ पर और काफी सारी नदियां मिलती हैं। सबसे पहले धौली गंगा विष्णु प्रयाग पे, उसके बाद नंदाकिनी नंद प्रयाग पे, उसके बाद पिंडार कर्ण प्रयाग पे, और उसके बाद यहाँ से आती है मंदाकिनी रुद्र प्रयाग पे, और फाइनली देव प्रयाग पे दोनों मिलती है और गंगा बन जाती है। कोई आप में से ऐसा जिसे ये सब नहीं पता तो मैं डिटेल में लिखूं? अगर पता है तो ठीक है, पता है, कोई नहीं पता वाला हो तो बता दो, पता है तो बहुत अच्छी बात। चलो सबको पता है, नहीं पता ध्यान से सुन लो, बाद में नोट्स में ऐड कर लेना। इधर से आई भागीरथी, ये सारा खेल जो है भागीरथी, ठीक है। इधर से आई अलकनंदा, ये दोनों मिलेंगी एक पॉइंट पे जिसे देव प्रयाग कहा जाएगा, देव प्रयाग। ये ए बी डिविलियर्स से आप याद रख सकते हैं, ए बी डिविलियर्स है, जैसे चाहें आप वैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले डीवी होता था, अब तो ये ट्रिक खत्म हो चुकी है। पहले क्या होता था, आपकी पोस्ट मिलने से पहले डीवी हो जाता था। तो डीवी मतलब धौली गंगा कहाँ मिलेगी जी? विष्णु प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग वो पॉइंट हो गए जहां पर ये दो नदियां मिल रही हैं। उसके बाद नंदाकिनी, ये याद करना जनरली सिंपल है क्योंकि नंद प्रयाग है, तो जो पूछा है वही आंसर होगा। उसके बाद पीके हो गया, यानी पिंडार और कर्णप्रयाग। नहीं, मिस्टर इंडिया हूँ, यानी मंदाकिनी कायम हो गया और रुद्रप्रयाग का काम हो गया, ठीक है। और फाइनली ये मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ से गंगा इज बॉर्न, ऐसे हम कहते हैं। तो सीक्वेंस वगैरह अगर आप पीसीएस वगैरह देंगे तो सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे, हो सकता है वैसे सी भी पूछ ले। खैर आगे चलते हैं। गंगोत्री
मंदिर गंगोत्री नदी का जहाँ से ओरिजिन है, उत्तरकाशी जिला है, भागीरथी नदी ही गंगा नदी है और यहाँ पे माँ गंगा देवी की पूजा जो है करी जाती है। शिवम, आने वाले समय में इसका मैं आपको अपडेट दे पाऊंगा बेटा, अभी के लिए आप चाहें तो रिकॉर्डेड लगा सकते हैं, ठीक है। गोमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर का जो पॉइंट है स्वाति, जहां से एक नदी निकलती है, उस पॉइंट को गोमुख कहा जाता है। अब उसका शेप गाय के मुख जैसा नहीं है, बिकॉज काफी ज्यादा मेल्टिंग हो गई है, बट ऐसा माना जाता है पहले वो ऑलमोस्ट वैसा ही लगता था, इसलिए गौमुख यानी गाय का जो फेस होता है उसे ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है जी। प्रकृति, आपको फॉर्मेट थोड़ा सा बेटा पता करना पड़ेगा। आपके सीजीएल के प्री में क्या नंबर आए हैं उससे आपका बाकी किसी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, कट ऑफ जब आएगी उसके हिसाब से आप मेंस अपना देंगे। किसके लिए क्या एलिजिबल है आप ऐसे अभी जज नहीं कर सकते, मेंस की तैयारी करें बस आप। यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में है और बंदर पूंछ पहाड़ियां हैं, उसके फुट हिल्स के पास है ये, और यहाँ पर यमुना देवी की पूजा करी जाती है, जो माना जाता है सूर्य देव की जो है बेटी हैं। और यम सुना होगा आपने, यम है हम करके मूवीज वगैरह आपने देखी होगी, तो इनमें कई सारे मतलब उनमें भी जो है इनका इस्तेमाल करा जाता है नाम का। ये माना जाता है उनकी बहन है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल वाले इलाके में विष्णु जी से एसोसिएटेड अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कराया है और यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर मेरे हिसाब से पूरा हुआ। अब आपको लगता है नहीं जी हमें तो 200 और मंदिर पढ़ने, बिल्कुल पढ़िए, मैं सच में खुश हूँ कि आप ऐसे उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, बट मैं एक लिमिटेड कंटेंट ही आपको दूंगा जो मुझे लगता है कम समय में ज्यादा नंबर आपको दे सकता है। आपको इसके अलावा और पढ़ना हो बिल्कुल पढ़िए, अच्छी बात है, ऑन अ पॉजिटिव नोट अच्छी बात है, ठीक है जी। पहले ये पढ़े फिर जो चाहे पढ़े, है ना, फेयर है ना भाई। पहले ये पढ़ लो फिर 10 चीजें और पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मिनिमम ये तो पढ़ना है। इसके साथ यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। 2 टॉपिक तैयार करा दिए हैं, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दूसरा टेम्पल आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। कल मिलते हैं स्पेशल क्लास में। मैं फटाफट से कुछ डाउट्स लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, थैंक यू। जो जाना चाहे जा सकता है, अब सिर्फ डाउट्स लिए जा रहे हैं। हेलो जी प्रणव जी, फटाफट से बताइए बेटा अपना डाउट। नमस्ते जी। सर, एक मतलब किसी पेपर को सर एनालाइज कैसे करते हैं, मतलब उसके क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करते हैं सर, आप थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ प्लीज आप। हेलो हाँ, माइक के पास आ जाएं आप प्लीज। जी सर, अब ठीक है थोड़ा सा और, मतलब आ रही है आवाज, कोई बात नहीं, आप अपना डाउट पूछें, थोड़ा और पास आएंगे तो बेटर रहेगा। सर, एकदम पास। सर, एक पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं ये बता दीजिए आप अपने हिसाब से। यूट्यूब पे देखा है इसके बारे में, तो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं सर, आप बता रहे तो अच्छा रहता है क्योंकि मुझे अभी बिहार आपने कौन कौन सा पेपर दिया है? सर इस बार सीजीएल प्री दिया है जिसमें सर मेरे 133 नंबर हैं और मुझे बिहार ऐसे देना है सर, जो कि आने वाले हैं 2023 में। उसके ठीक लिए है, जीएस जीएस की तैयारी करनी है सर, तो उसको कैसे एनालाइज ठीक है। करें? इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया है एसएससी का? नहीं, मतलब सीएचएसएल दिया था सर जिसमें मेरे 140 नंबर थे, बस वही दिया। 40? 140 सर। ठीक है। अब आप मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक मॉक टेस्ट देने के बाद और अगले मॉक टेस्ट के बीच में हम पहले मॉक टेस्ट का कैसा एनालिसिस करें जिससे हमें अगले मॉक टेस्ट में फायदा हो, यही जानना चाह रहे हैं आप? जी सर, क्वेश्चंस मतलब सर कैसे उसको टैकल करें, उसको एनालाइज करके कि हाँ इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन तैयार देखिए, कर सकते हैं। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले टोटल स्कोर मैटर नहीं करना चाहिए। मेरे जी को कोई मतलब नहीं है मेरे 130 आए, मेरे 140 आए, मेरे को हमेशा मैटर करेगा कि मेरे रीजनिंग में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, जीके में कितने आए। क्योंकि ऐसा करना इसलिए जरूरी है, कई बार क्या होता है जीके बेचारी पीछे बैठ जाती है 10 नंबर में और हम इधर ही फोकस करते करते क्या होता है हमारे 130 आ गए, हम कहते हैं चले यार 15-20 नंबर और चाहिए बस। चारों को अलग अलग देखेंगे ना तो हमेशा जीके को देख के मूड खराब होगा और उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ये देखना है कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना है। वो स्कोर जो भी होगा XYZ और यहाँ पे मैं W लिख देता हूँ। उसके साथ क्या होगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जी
पहला जो आपने जुगाड़ से सॉल्व करे होंगे, सब करते हैं, हम भी करते थे, आप भी करते होंगे। दूसरा जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते-करते दिख जाएगा कि नहीं, इसे रिवीजन की नीड है, या ये तो जुगाड़ वाले ही होगा, या फिर एक दूसरा कैटेगरी होगी जिसे आपको पढ़ना होगा। होता है ना सर, रीजनिंग में आपने देखा कि अरे कैलेंडर वाला, मैं तो भूल गया था रिवाइज करना। तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको बनाना है एनालिसिस के समय। क्या पहली बात आप समझे? इसमें क्या होगा, रीजनिंग में जनरली कम टॉपिक्स निकलेंगे, मैथ्स में 2-3 निकलेंगे, इंग्लिश में 1-2 निकलेंगे, जीके में थोड़े ज़्यादा निकलेंगे। जैसे एक नेशनल पार्क का सवाल आया, न्योरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपको नहीं पता लगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेशनल पार्क्स। अगला आपने देखा, उन्होंने आपसे पूछा भाई पेरू की कैपिटल क्या है? आपको नहीं पता, आपने लिखा कैपिटल, कंट्री, करेंसी, ये सब पढ़ूंगा। ऐसे करते-करते क्या होगा, हर मॉक टेस्ट से कम 10 टॉपिक आपके पास निकल आएँगे। यहाँ तक आप समझे? जी सर। इसके बाद आपके मॉक का रोल खत्म हो गया नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब आपको क्या करना है, अगला मॉक देने से पहले इस सब टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। हो सकता है इसमें आपको 4 घंटे लगे, हो सकता है इसमें आपको 4 दिन लगे, जितने लगे उतने दे देना, वो देना ज़रूरी है। जहाँ तक समझे आप? सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट। पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस आपका एकदम पक्का होना चाहिए। क्या सीक्वेंस मेरे हिसाब से होना चाहिए? जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। मेरा ये मानना है कि प्री का पेपर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे पेपर छूटने के चांसेस मिनिमम होते हैं। जनरली इन दोनों को आप पूरा कर सकते हैं 15 मिनट में, इसे आप पूरा कर सकते हैं 15 मिनट में, इसके लिए आप 30 मिनट रख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कभी इंग्लिश भारी आ गई तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे, यहाँ पर अगर रीजनिंग भारी आ गई तो 17 हो जाएंगे, तो यहाँ से आप 30 की जगह 25 कर देंगे। वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो मॉक टेस्ट में 2 चीज़ें निकालनी है, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा वो इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं आती। अगला मॉक देने से पहले आपको इस पे फोकस करना है। ये मोर इम्पोर्टेंट है दोस्त, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या ही कर लेगा जब तक नॉलेज नहीं है। जब तक मुझे मिक्सचर एलिगेशन को सॉल्व करने की डायरेक्ट अप्रोच नहीं पता, तब तक मैं क्या ही टाइम मैनेजमेंट कर लूँगा, है ना? टाइम तो तब बचेगा ना जब वो मुझे आता होगा सवाल सॉल्व करना। तो इस पे मेरे हिसाब से फोकस करें, एंड आई थिंक जो आपका सवाल है ये मेरा उसका आंसर है। अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। नहीं सर, सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है? कभी आपको और कोई डाउट आए तो भी आप आगे क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं रीजनिंग इंग्लिश और जीके में रीजनिंग इंग्लिश कर सकते हैं आशुतोष। देखिए, हर पर्सन का अलग अलग हिसाब है। आपको अगर वो सूटेबल लग रहा है आप उससे कर सकते हैं। अमित, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, नॉट इंडस। ये एसएससी सीजीएल का 2016 या 18 में से किसी का सवाल है, क्योंकि इंडिया में ना गंगा नदी लंबी है। वैसे ओवरऑल जो है इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां ज्यादा लंबी, बट इंडस तो इंडिया में कम ही है। वही सोचो, ऊपर वाले इलाके से आई, चाइना से आई, पाकिस्तान चली गई। तो आपके सवाल का आंसर, मतलब सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट अगर आप उसमें ऑफ इंडिया लगाएंगे तो गंगा आंसर होगा। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।